प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है MP3 पाठशाला में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, है ना? ये तो जैसे एक बिजली थी जिसने उस वक्त लाखों हिंदुस्तानियों की रगों में, आप कह सकते हैं, आजादी का जुनून भर दिया था। बिल्कुल, एक आग लगा दी थी। हाँ, तो आज हम इसी आवाज के पीछे जो शख्सियत हैं, सुभाष चंद्र बोस, उनके जीवन और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो भी जानकारी और दस्तावेज हैं, उनकी रोशनी में जी। ये जो सामग्री है, ये उनके सफर की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। मतलब जबरदस्त देश प्रेम, लगातार वाला संघर्ष और एक ऐसी लीडरशिप जिसने इतिहास को मोड़ने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो पूरी की। तो चलिए आज जरा खंगालते हैं स्रोतों को और देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की कहानी में वो कौन से पहलू हैं जो हमें जानने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ इतिहास की बातें नहीं दोहरा रहे। हमारे पास जो जानकारी है वो बोस के जो विचार थे वो कैसे पनपे, उनके जो रणनीतिक फैसले थे और उनके पीछे क्या सोच थी, उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। अच्छा। हम देखेंगे कि उनका वो जो जबरदस्त राष्ट्र प्रेम था वो कैसे बना, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका सफर कैसा रहा, महात्मा गांधी के साथ उनके जो रिश्ते थे वो भी बड़े जटिल थे। हाँ, सुना है, काफी उतार चढ़ाव थे। हाँ, सहमति भी थी और जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, कुछ गहरे मतभेद भी थे। फिर वो एकदम अलग रास्ता चुन लेते हैं, आजाद हिंद फौज बनाते हैं और आजादी के लिए दुनिया भर में समर्थन जुटाने की उनकी वो कोशिशें काफी जोखिम भरी थी। हाँ, वो तो थी ही। और आखिर में हम बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी मतलब बहस का और प्रेरणा का दोनों का विषय है। उनके योगदान और उनके नजरिए को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अक्सर इस पर बहस भी छिड़ती है। सही कहा। तो कहानी की शुरुआत उनके शुरुआती दिनों से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जन्म कटक में हुआ, एक जाने माने परिवार में। पढ़ाई लिखाई कैम्ब्रिज तक हुई। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये दस्तावेज इशारा करते हैं कि देशभक्ति की चिंगारी जो थी वो बहुत पहले, मतलब स्कूल के दिनों में ही सुलगने लगी थी। ऐसा क्या था उस वक्त माहौल में जिसने एक युवा मन पर इतना गहरा असर डाला? ये वाकई एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, स्रोत उनके बचपन के कुछ किस्सों का जिक्र करते हैं, जैसे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज वाली घटना थी। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। जहां एक अंग्रेज प्रोफेसर ने कुछ भारत के खिलाफ कहा और उन्होंने कड़ा विरोध किया। अब ये सिर्फ एक छात्र का गुस्सा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस माहौल की देन था। आप सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह जम चुकी थी, लेकिन साथ ही वो राष्ट्रीय चेतना भी जाग रही थी। बिल्कुल। और बंगाल तो उस वक्त राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का गढ़ था। सही बात है। बोस की जो पढ़ाई थी, जिसमें भारतीय दर्शन भी था, पश्चिमी विचार भी थे, और उनके परिवार की जो सामाजिक हैसियत थी, उसने उन्हें एक अलग नजरिया दिया। जानकारी बताती है कि वो बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष जैसे विचारकों से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। जिन्होंने राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान पर बहुत जोर दिया। तो ये जो शुरुआती संकेत मिलते ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं थे। ये असल में उस जमीन की तैयारी थी जिस पर आगे चलकर उनके वो क्रांतिकारी विचार पनपने वाले थे। और फिर वो जमीन तैयार हुई जब वो सक्रिय राजनीति में आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका आना हुआ। जी। और यहीं उनका सामना हुआ उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती महात्मा गांधी से। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि शुरुआत में तो एक आपसी सम्मान था, सहयोग का भाव था। हाँ, शुरू में तो था, लेकिन फिर मतभेदों की बात भी साफ तौर पर सामने आती है। क्या स्रोत इन मतभेदों के बारे में कुछ और बताते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ अहिंसा बनाम हिंसा का ही मामला था या कुछ और भी था इसके पीछे? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत यहाँ कुछ दिलचस्प परतें खोलते हैं। हाँ? देखिए, आजादी कैसे मिले, इस तरीके पर मतभेद तो साफ थे। हाँ, वो तो जगजाहिर है। गांधी जी का तो अटूट विश्वास था अहिंसक सत्याग्रह में। वो उसे नैतिक और आध्यात्मिक ताकत मानते थे। वहीं दस्तावेज इशारा करते हैं कि बोस आजादी के लिए हर रास्ता अपनाने को तैयार थे, अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र संघर्ष भी। अच्छा, यानी कोई भी रास्ता। हाँ, पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जानकारी ये भी बताती है कि उनके बीच मतभेद इस बात पर भी थे कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। ओहो, ये तो और भी गहरा मामला है। बिल्कुल। बोस एक मजबूत केंद्रीय सरकार चाहते थे, तेजी से औद्योगिकीकरण हो, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो, जबकि गांधी जी का जोर ग्राम स्वराज पर था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर था।
बिल्कुल अलग सोच। ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद लेकर भारत की आजादी हासिल की जा सकती है। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बिल्कुल। जिसे गांधी जी नैतिक रूप से सही नहीं मानते थे। तो ये मतभेद सिर्फ रणनीति के नहीं थे, ये विचारधारा के थे, भविष्य के भारत की कल्पना के थे और नैतिकता के स्तर पर भी थे। सही है। ये टकराव असल में स्वतंत्रता आंदोलन की अंदरूनी विविधता और उसकी जटिलता को दिखाता है। यानी कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी वो एक अलग राह तलाश रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी तलाश ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो नेताजी कहलाए। स्रोत आजाद हिंद फौज के गठन को उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ बताते हैं। इसमें उनके अदम्य साहस का जिक्र बार बार आता है। हाँ, अदम्य साहस। नेताजी की उपाधि भी इसी दौर में उनसे जुड़ी। ये फौज खड़ी करना, वो भी विदेश की धरती पर, किन चुनौतियों से भरा रहा होगा ये सब, जैसा कि स्रोत बताते हैं। अदम्य साहस शब्द यहाँ एकदम सही बैठता है। देखिए, आजाद हिंद फौज बनाना कोई आसान काम नहीं था। हाँ, सोच ही सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें कई मुश्किलों से जूझना पड़ा। पहला तो ये कि अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग निष्ठा वाले जो भारतीय युद्धबंदी थे और जो प्रवासी भारतीय थे, उन सब को एक झंडे के नीचे लाना। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, उनमें आज़ादी का जज्बा जगाना और उन्हें ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना, ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती थी। दूसरी बात, संसाधनों की कमी। जाहिर है। हथियार, खाना पीना, ट्रेनिंग, इन सब के लिए उन्हें जापान और जर्मनी जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनके अपने मतलब भी थे। हाँ, वो क्यों मदद करते बिना मतलब के। बिल्कुल। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे बोस को लगातार इन देशों के साथ एक संतुलन बनाना पड़ता था ताकि भारत के हितों से कोई समझौता ना हो जाए। बड़ी कूटनीति की जरूरत पड़ी होगी। बहुत ज्यादा। और तीसरा, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना। अंग्रेज तो यही दिखा रहे थे कि आईएनए बस जापान की कठपुतली सेना है। हाँ, ये तो वो करती। बोस के जो भाषण थे, जिनका जिक्र हमारे पास मौजूद सामग्री में है, वो इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का हिस्सा थे। वो सिर्फ आजादी का नारा नहीं देते थे, वो सैनिकों में आत्मसम्मान जगाते थे, भविष्य के भारत में बराबरी का सपना दिखाते थे। एक स्रोत में उनके एक भाषण का छोटा सा हिस्सा है जहां वो कहते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, गरीबी और नाइंसाफी से भी है। क्या बात है। तो ये दिखाता है कि आईएनए सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का भी प्रतीक थी। और इस फौज को ताकत देने के लिए जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी। बिल्कुल। स्रोत उनकी जर्मनी, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्राओं का काफी विस्तार से जिक्र करते हैं। ये यात्राएं सिर्फ डिप्लोमेटिक दौरे नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई अकेला योद्धा पूरी दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा हो आजादी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यात्रा है उनके पक्के इरादे का सबूत है। लेकिन यहाँ हमें स्रोतों में जो जटिलताएं बताई गई हैं, उन्हें भी समझना होगा। हाँ, वो तो है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र थे, उनका सीधा टकराव मित्र राष्ट्रों से था, जिनमें ब्रिटेन भी था। अब बोस का इन देशों से मदद मांगना एक बहुत बहुत विवादास्पद कदम था। हाँ, इसकी आलोचना तो हुई होगी। तब भी हुई और आज भी होती है। स्रोत इस बात को छिपाते नहीं है। वो बताते हैं कि बोस का तर्क था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत की आजादी के लिए जो भी साधन मिले उसका इस्तेमाल करना जायज है। लेकिन सामग्री ये भी इशारा करती है कि बोस इन देशों की विचारधाराओं से पूरी तरह सहमत नहीं थे। अच्छा। हाँ, उनका लक्ष्य सिर्फ भारत की स्वतंत्रता था। इन यात्राओं के जो विवरण हैं, वो बताते हैं कि उन्हें हिटलर और दूसरे नेताओं से मिलते समय किस तरह की कूटनीतिक सावधानी रखनी पड़ती थी। समझ रही हूँ। ये गठजोड़ तो एक तलवार की धार पर चलने जैसा था। एक तरफ आजादी की उम्मीद थी, दूसरी तरफ फांसीवादी ताकतों के साथ जुड़ने का नैतिक बोझ और खतरा भी था। हाँ, ये दुविधा तो रही होगी। स्रोत हमें इसे बोस के नजरिए से देखने को कहते हैं। ये उनके लिए साधन थे, साध्य नहीं। साध्य तो हमेशा भारत की स्वतंत्रता ही रहा। उनका पूरा जीवन ही मतलब एक असाधारण जुनून और जोखिम उठाने की कहानी लगता है। स्रोत उनके महान बलिदान की बात करते हैं जी, और फिर उनकी मृत्यु से जुड़ा वो रहस्य जिसका जिक्र आज भी होता है। इस रहस्य के बारे में भी जो जानकारी है उसमें कुछ संकेत तो मिलते हैं। इन सब में मिलकर उन्हें एक लेजेंड जैसा बना दिया है। हाँ, महान बलिदान शब्द स्रोत इस्तेमाल करते हैं, जो शायद उनके पूरे जीवन के संघर्ष और आखिर में उनकी वो रहस्यमयी गुमशुदगी या मृत्यु सबको समेटता है।
1945 में ताइवान में जो कथित विमान दुर्घटना हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर स्रोत अलग-अलग बातें बताते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं देते। हाँ, वो रहस्य तो बना ही हुआ है। बिल्कुल। और ये रहस्य उनके करिश्मे का ही एक हिस्सा बन गया। उनकी अचानक गुमशुदगी ने उनके मानने वालों पर और स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा असर डाला। कई लोगों को तो सालों तक यकीन रहा कि वो वापस आएंगे। हाँ, ऐसी कहानियां तो बहुत सुनी है। इस रहस्य ने उन्हें एक तरह से मिथकीय नायक का दर्जा दे दिया। वो नेता जो शायद मरा ही नहीं, जो कहीं से अपने देश को देख रहा है। लेकिन इस रहस्य से परे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। बिल्कुल। भले ही आईएनएस सैन्य रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन उसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। लाल किले में जो आईएनए के मुकदमे चले, हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुए थे। उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने में एक अहम भूमिका निभाई। सही बात है। और शायद यही वजह है कि स्रोत उन्हें आज भी, खासकर युवाओं के लिए, एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और उनका नाम अमर बताते हैं। हाँ, अमर। जानकारी में युवाओं के लिए संदेश का भी जिक्र है। क्या चीज है बोस की शख्सियत में या उनके जीवन में जो आज की पीढ़ी को भी इतनी अपील करती है? देखिए, उनकी विरासत की जो प्रासंगिकता है, उसकी कई परतें हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। अमर इसलिए नहीं कि वो शारीरिक रूप से जीवित हैं, नहीं, बिल्कुल, बल्कि इसलिए कि उनके विचार और उनका जज्बा आज भी जिंदा है। स्रोत बताते हैं कि युवाओं के लिए उनकी अपील का मुख्य कारण है उनका साहस, जो अस्थापित मान्यताएं हैं, जो ताकतें हैं, उनको चुनौती देने का साहस। हिम्मत। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी जो स्थापित नेतृत्व था, उसको चुनौती दी। उन्होंने एक सुरक्षित करियर था आईसीएस का, उसे छोड़कर देश के लिए कांटों भरा रास्ता चुना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज आज के युवाओं को प्रेरित करती है, जो शायद मौजूदा हालात पर सवाल उठाना चाहते हैं और अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरा पहलू है उनका प्रखर राष्ट्र प्रेम और अनुशासन। स्रोत उनके भाषणों और लेखों के हवाले से बताते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते थे, वो सामाजिक बराबरी और आर्थिक आत्मनिर्भरता वाला भारत चाहते थे। एक पूरा विजन था। बिल्कुल। उनका जीवन त्याग, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। सामग्री ये भी बताती है कि उनका नजरिया बहुत आधुनिक था। वो धर्मनिरपेक्षता और सभी समुदायों की एकता पर जोर देते थे। हाँ, ये भी बहुत अहम है। तो ये सारे गुण, साहस, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, त्याग और सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्रवाद, उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाते हैं, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां युवाओं को अक्सर दिशा और प्रेरणा की तलाश रहती है। तो हमने देखा कि कैसे सुभाष चंद्र बोस की कहानी, हाँ। उनके अंदर बचपन से ही जो देशभक्ति की आग थी, वहां से शुरू होती है, फिर कांग्रेस के रास्ते से गुजरती है, गांधी जी जैसे बड़े नेताओं से वैचारिक टकराव भी होता है, हाँ। और फिर आजाद हिंद फौज के जरिए एक बिल्कुल नए और जोखिम भरे रास्ते पर निकल पड़ती है। उनका सफर यह दिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लड़ी गई, हाँ। उसमें कई धाराएं थीं, हाँ। और बोस ने अपनी धारा खुद बनाई। सही कहा। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाकई उनके पूरे जीवन के दर्शन, उनके समर्पण और उनके चुने हुए रास्ते का निचोड़ लगता है ना? जी, बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद जो हमें उपलब्ध जानकारियों और दस्तावेजों से मिली है, एक सवाल मेरे मन में आता है। बताइए। स्रोत बार बार उनके साहस, उनके बलिदान, उनके राष्ट्र प्रेम और युवाओं को प्रेरित करने की उनकी क्षमता पर जोर देते हैं। ये भी बताते हैं कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो लीक से हटकर था, जिसके लिए उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो आज के समय में जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है, बोस के जीवन से, उनके अपने रास्ते पर चलने के उस पक्के इरादे से और मुश्किल हालात में भी लक्ष्य ना छोड़ने के उनके जज्बे से आज क्या सीखा जा सकता है? सोचने वाली बात है। क्या उनके जो गुण थे वो आज की हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक चुनौतियों का सामना करने में कोई राह दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हमें इन स्रोतों को पढ़ने के बाद खुद से पूछना चाहिए।